हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम 101% श्योर कि आप अपना एक भी IRFC का शेयर नहीं बेचोगे इन फ्यूचर। तो ऐसा क्यों है, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 2 वीडियोस डाली थी 1 महीना पहले IRFC की। ये दोनों, उसके बाद भी बहुत सारा कवर किया हमने IRFC को। उस टाइम 21 रुपये के आसपास था IRFC। हमने बोला था कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, कैसे MRF से भी बढ़िया आपको डिविडेंड यील्ड दे सकता है, या फिर आपको कैसे ये 10,000 रुपये का करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ बना सकता है। तो उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं यूट्यूब पे। बट जो आज हमारी डिस्कशंस होने वाली है ये कुछ अलग लेवल की होगी, क्योंकि इसको हम अलग ही वे से समझेंगे, सिंपली बातें करेंगे। टेक्निकली कुछ नहीं बोला जाएगा, वो आपको मैं पीछे बोल चुका हूँ। कल ही वीडियो बनाई थी IRFC के बारे में, आई होप आपने देखी हो। देख लेना उसको कि टेक्निकली कहाँ पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, वो तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको PSU स्टॉक तो पता ही होगा कि इंडिया में कितने हैं। कोल इंडिया, गेल इंडिया, सेल इंडिया, IOC, ONGC एंड बहुत है, 6-7 तो मैंने आपको अभी बोल दिए, बेल, वेल। देखिए दोस्तों, जितने भी IRFC क्या बोलते हैं इनको, PSU स्टॉक है ना, ये सारे के सारे PSU स्टॉक आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड देते आ रहे हैं। और आपको इन्होंने लाइफ में 2 या 3, कई होने थे 4-4 बार भी आपको बोनस शेयर दे रखे हैं। अब इसका मतलब आप लोग बोलोगे कि हाँ, अगर सभी PSU स्टॉक बोनस देते आ रहे हैं, डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो IRFC भी देगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, सिंपली बात समझने का मतलब ये होता है कि जो PSU स्टॉक होते हैं, मैं पूरी सिंपली बात समझाने की कोशिश करता हूँ। PSU स्टॉक होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आपको पता है कि गवर्नमेंट की अगर हम लगा के चलिए ऑन एन एवरेज 75% होल्डिंग है सभी में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी में कम होएगी, ज़्यादा होएगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। 75% होल्डिंग होगी। अगर कोई कंपनी, सरकारी कंपनी डिविडेंड देगी, 25% पैसा पब्लिक के पास जाएगा, 75% गवर्नमेंट के पास जाएगा। और जो गवर्नमेंट एज ए डिविडेंड पैसा आएगा उसको इकोनॉमी में लगा सकती है चलाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ही होता है। तो इसलिए ये जो PSU स्टॉक होते हैं, ये डिविडेंड देने में ज़्यादा मतलब कि होते हैं कि हाँ, ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इनकी निकल कर आती है। अब जिन लोगों को डिविडेंड चाहिए होता है वो ऑब्वियसली PSU स्टॉक तो खरीदते ही है। अब बात ये निकल के आ जाती है कि भाई इनकी अगर हम लाइफ टाइम का चार्ट देखें तो इनके उतने हमें रिटर्न्स नहीं देखने को मिलती जितनी प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको गेल इंडिया की एक एग्जांपल लेके चलूँ, क्योंकि एग्जांपल के लिए मैं गेल इंडिया उठा लूँ, तो इन्होंने 3 या 4 बार आपको बोनस शेयर दिए हैं। देखिए, अगर आपको चार्ट के ऊपर ये सिर्फ 400 या 300 कितने परसेंट, 1000% की रिटर्न दिखा रहे हैं, मतलब कि 10 गुना पैसा दिखा रहे हैं 20 साल में, तो वो मत देखिए। आप ये भी देखिए कि आपके अगर शेयर 100 थे तो वो भी 400 हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने 3-4 बार तो बोनस दे रखे हैं। बोनस दिए होंगे तो आपके शेयर भी तो बड़े होंगे ना। आप उस चीज़ को भी कंसीडर करिए, आप सिर्फ प्राइस को कंसीडर ना करिए, उसको भी करिए। चलो वो भी बात छोड़िए। अब बहुत से लोगों के माइंड में बात होगी कि भाई IRFC डिविडेंड बोनस देगी, ऐसे कैसे हम मान सकते हैं? देखिए, सीधी बात है, IRFC, देखिए कोई भी कंपनी जब बोनस या डिविडेंड देती है, बोनस का तो चलो छोड़िए, डिविडेंड देती है, प्रॉफिट हो तभी, वो मोटे प्रॉफिट हो तो मोटा डिविडेंड दे देते हैं। सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ। अभी IRFC के बारे में मैं बात करता हूँ। इनका मैंने वर्किंग मॉडल बता दिया कि ये इंडियन रेलवे की जो सब्सिडरीज है और इंडियन रेलवे है, या फिर इनको ये सीधा डायरेक्टली या तो लोन दे देते हैं, या क्या करते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं, उनका वर्क करके उनसे पैसा ले लेते हैं, रिलीज पे एसेट दे देते हैं, या फिर उनकी लैंड को डेवलप करके पैसा लेते हैं। मतलब कि IRFC ऐसे काम करती है। मतलब कि इस चीज़ के लिए इनको ना खुद को भी पैसा चाहिए होता है। जब IRFC के पास पैसा होगा तभी तो आगे वो फर्दर दे सकते हैं ना वो पैसा। ये पैसा लेने के लिए क्या करते हैं, ये अलग अलग वे से वो पैसा रेज करते हैं। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले, सबसे पहले आपको वीडियो डाली थी, उसके बाद लोगों ने उस नोटिस का पता नहीं क्या क्या मतलब निकालने स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने मीटिंग करनी है। मीटिंग में जो इन्होंने पैसा रेज करना है ना फर्दर आगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे कि कहाँ से रेज करना है, कैसे रेज करना है। तो भाई वहाँ पे कोई डिविडेंड बोनस की तो बात ही नहीं है यार। उनका जो नॉर्मल बिजनेस उसके रिगार्डिंग वो बात करना चाहते हैं। तो लोगों ने आपको कुछ ऐसा समझाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, डिविडेंड कितना देंगे, 19 को क्या करेंगे। भाई सिंपली वो उन्होंने जो मीटिंग रखी है वो अपने बिजनेस, जो उनका नॉर्मल बिजनेस है उसके रिगार्डिंग रखी है। डिविडेंड बोनस की तो वो बात ही नहीं कर रहा है। अब जब उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी तभी बताएंगे ना वो डिविडेंड कितना देना है। हो सकता है कि उनकी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी ही ना हो, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड के कारण हो सकता है कि डिले हो सकता है कि उन्होंने कंपाइल कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हो सकता है कि
कुछ भी हो सकता है ना, अभी के लिए हम तो ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, नहीं दिया तो क्या होगा, 19 को क्या होगा। जस्ट 19 को उन्होंने जो मीटिंग रखी हुई है उसमें वो पहले यही डिस्कशंस करेंगे कि जो हमारा रेगुलर बिजनेस है उसके लिए जो हमने पैसा जुटाना है, कहाँ से रेज करना है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन करनी है। तो जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि 19 को क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो चीज़ों को छोड़ दीजिए। वो जस्ट पता नहीं क्यों वीडियो ऐसी डालते हैं, चलो वो उनकी मर्जी है, हम तो उसको कुछ बोल नहीं सकते। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ ये बात अलग है, जैसे कि बाकी पीएसयू स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया या बोनस दिया, हमें क्या श्योरिटी है कि ये भी देगा। देखिए मैंने आपको वर्किंग मॉडल तो इनका बता ही रखा है, 2-3 बार बता दिया मैंने, अब फिर से मैंने आपको रिपीट कर दिया कि ये जो अपना पैसा होता है रेज करके उसको फर्दर यूटिलाइज करते हैं, जिसमें से इनका 0.40% के आसपास मार्जिन होता है। कहने का मतलब कि 8% के ऊपर ये लोन लेते हैं और 8.5%, 8.40% के ऊपर आगे उसको जो मतलब कि दे देते हैं। कहने का मतलब बीच में से मिडल मैन बन के ये इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो देखिए बात ये है कि इंडिया में ना कोई भी रेलवे का प्रोजेक्ट है या रेलवे वालों को पैसे की ज़रूरत होगी ना, तो सबसे पहले IRFC का दरवाज़ा नोक किया जाएगा, ठीक है, इनका डोर नोक किया जाएगा कि भाई आपसे पैसा चाहिए। MOU साइन हो रखे हैं, वो आप खुद भी पढ़ लेना, साइट्स पे जाके कहीं पे भी देख लेना जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगे। तो देखिए वो ये उन्हीं के पास जाएंगे। अब ये तो बात निकल के आनी ही चाहिए आपके माइंड में भी कि इंडिया में जो रेलवे का नेटवर्क है वो कितना बढ़िया है और कितना आगे बढ़ेगा। और इवन जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या जापान में, एशिया की जापान कंट्री है या फिर कई और कंट्रीज़ में कैसे बुलेट ट्रेन या कहीं पे कुछ और चल रहा है, अभी के लिए इंडिया में नहीं चल रही हैं ये चीज़ें। इन फ्यूचर ये मैं मानता हूँ अभी नहीं तो 10 साल 20 साल के बाद तो ये चीज़ें चलेंगी। जब भी रेलवे को कहीं पर कोई भी पैसे की ज़रूरत होगी तो IRFC के पास तो जा ही जाएगा। तो IRFC को बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, इनके पास खुद ब खुद बिजनेस है। और मजे की बात ये है दोस्तों कि जो इनका बिजनेस है ना ये एक्सपेंड भी करेगा, क्योंकि वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्यों एक्सपेंड करेगा, कि इनको रेलवे के प्रोजेक्ट आते रहेंगे। और मजे की बात जो मैं आपको बोलने वाला था वो ये है कि अभी जो इंडियन रेलवे है ना, ये IRFC तो NBFC है, NBFC को जो NPAs का दिक्कत होती है वो कभी होने नहीं वाली। इनके बुक्स में कोई मतलब कि NPA नहीं होगा, कभी कोई डेट नहीं दिखाई देगा। मतलब कि IRFC की बुक्स इतनी अट्रैक्टिव होने वाली है, वो है इतनी अट्रैक्टिव, क्योंकि इनका कोई NPA नहीं रहेगा, क्योंकि सारे लोन तो ये इंडियन रेलवे को देते हैं और ऊपर से इनका कोई डेट भी नहीं है। तो इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए, ठीक है। अभी बात आ जाती है कि हाँ लॉन्ग टर्म वाले क्या करें अगर कभी मोराल नीचे जाता है कि हाँ भाई नीचे चला गया स्टॉक, कब क्या एंट्री बनाते रहे। देखिए दोस्तों अभी इसको 3 महीने हुए हैं लिस्ट हुए। देखिए 3 महीने में हम किसी शेयर के बारे में ऐसे बोले कि भाई ये भागा नहीं, वो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में आपको पहले भी बोल चुका हूँ, काफ़ी मात्रा में मतलब कि काफ़ी क्वांटिटी बढ़ी है इस स्टॉक की, काफ़ी क्वांटिटी, ठीक है। पहले भी बोला था मैंने 4.25 लाख के आसपास की होल्डिंग तो मेरी IRFC में ही है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का 9-10% है, ठीक है। तो मैं IRFC में इतनी जो मैं रख के बैठा हूँ ना क्वांटिटी, मैं कभी इसको बेचने नहीं वाला। बेशक 10 साल 20 साल 30 साल जब तक मेरे को लगेगा कि मैं नहीं इसको बेचने वाला, वो इसलिए क्योंकि मेरे को डिविडेंड भी मिलता रहेगा, जो डिविडेंड से इनकम आएगी मैं उसको इवन री इन्वेस्ट भी करूँगा। और सिमिलरली मैं आपको भी यही बात बोलता हूँ, अगर आप 10% पोर्टफोलियो का लगाना चाहते हो तो इसमें डेफिनेटली लगा दीजिए। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब कि भाई अभी इन फ्यूचर 10 साल बाद पैसा चाहिए, 20 साल बाद पैसा चाहिए, क्या इस शेयर में लगा के छोड़ देना बेस्ट रहेगा? तो दोस्तों ऑब्वियसली इसमें बेस्ट रहेगा, 101% आपका बेस्ट रहेगा इसमें पैसा लगा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक काम करना है, जब जब भी आपको डिविडेंड या कुछ भी मिलता रहेगा, तो आपने इंटरिम डिविडेंड मिलता है, फाइनल मिलता है, कोई भी डिविडेंड मिलता है, स्पेशल डिविडेंड मिलता है, आपने क्या करना है वो पैसा इसमें री इन्वेस्ट कर देना। बस आपने और कोई काम नहीं करना, री इन्वेस्ट करते जाइए और जो बोनस मिलेंगे वो तो अपने आप ही आपके डीमेट अकाउंट में सेटलमेंट होती रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ये बढ़िया रिटर्न्स देगा तो देगा, वो मेरा आपसे वादा है। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई 23 पे एंट्री बनानी सही रहेगी, 24 पे एंट्री बनानी सही रहेगी लॉन्ग टर्म है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को एक बात नहीं समझ आती, जब आप हो ही लॉन्ग टर्म तो बेशक ये 50 का हो जाए 1 साल बाद, मैं तो फिर भी बोलूँगा कि भाई इसमें एंट्री बना लीजिए, क्योंकि आप तो हो ही लॉन्ग टर्म। ऐसा तो है नहीं कि इसने लाइफ में एक बार ही 50 पे जाना है। ये शेयर है, ये ऐसे जाएगा तो ऊपर ही रहेगा। इसका नीचे आने का कारण क्या है? मेरे को कोई ऐसी बात तो पता चले कि हाँ जो लोगों के माइंड में चल रही है, जो रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में चले कि भाई ये तो नीचे चला जाएगा, इसमें तो ऐसा फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा तो कोई आपको भी पता है कि हाँ दिक्कत नहीं आने वाली है, ये तो जस्ट ऐसे टाइम लेता जाएगा, ऐसे जो भी है कि
पर एनम 12%, 15%, 20%, 40% जितना भी इसने ग्रोथ करनी है वो तो इसने करनी है, वो करनी है, उसके लिए आपको वेट तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं ये बात आपको डेफिनेटली बता देता हूँ, अगर ये 50 के ऊपर चला गया तो ऐसे 25 पे फिर से वापस आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, फिर 50 पे कभी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कभी भी इसमें होने वाला, क्योंकि ये शेयर ऐसा है ही नहीं। ये इनका ग्रोइंग बिजनेस है, आगे भी ग्रोथ करता रहेगा और इवन इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह आपको ग्रोथ में दिखाई देंगे। और दोस्तों देखिए, अभी के लिए सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कहीं उसमें क्या होगा, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, डिविडेंड को एक तरफ छोड़ के चलिए आप, ठीक है। डिविडेंड आपके पास देखिए, चाहे मैं हूँ, मेरे पास अगर 3-3.5 लाख के शेयर है तो वो कौन सा कोई बहुत ही ज़्यादा शेयर हो गए, या फिर किसी के पास, गवर्नमेंट के पास भी इसकी नियर अबाउट 87% के आसपास की होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट थोड़ी ना अपना पैसा बर्बाद कर देगी कि हाँ मेरा पैसा डूब जाए, कंपनी डूब जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। लोगों ने तो, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ऐसे, जैसे अगर हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 क्वांटिटी की भी टेंशन लेने के लिए बैठ जाएं तो म्यूचुअल फंड्स वाले तो ऐसे फिर परेशान हो जाएं, उनको तो रात को नींद ही ना आए कभी कि भाई पैसा डूब गया। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आपने फ्यूचर में पैसा बनाना है तो आपको फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा और आपको पॉजिटिव रहकर इस शेयर के ऊपर बिलीफ दिखाना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि आप शांति से बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसा इसमें देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड आ गया, बोनस आ गया, वो चीज़ों को छोड़ के आप एक साइड चलिए। हाँ, मैं आपको 101% बोलता हूँ, ये डिविडेंड और बोनस तो देंगे ही ना। आगे फ्यूचर में वेट करिए ना, 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे। अभी आयरकॉन को देख लीजिए, उन्होंने स्प्लिट भी किया, वो डिविडेंड भी देते आए हैं। उन्होंने तो पिछले 2 साल पहले पिछले ही साल फेब में 20 रुपये डिविडेंड दिया था, उसके बाद उन्होंने स्प्लिट भी किया। इस साल वो बोनस दे रहे हैं, बोनस के बाद वो फिर से डिविडेंड देंगे। मतलब कि वो भी सरकारी कंपनी है ना, वो भी सारे देते हैं, सारी सरकारी कंपनियां देती है, बट टाइम कब आएगा वो, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम बहुत ज़्यादा उतावले होकर इसी चीज़ के पीछे भागेंगे कि डिविडेंड कब मिलेगा, ये होगा, तो हम ना चाहते हुए भी रॉन्ग डिसीजन लेकर इस शेयर से एग्जिट कर लेंगे, तो फिर हमें मौका नहीं मिलने वाला। और हाँ दोस्तों, जो लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ भाई 22 पे खरीदा था, 24 पे बेच दिया, फिर से 22 पे आ गया, खरीद लिया, 1000 शेयर था, 2000 बच गया, अच्छा ही है, फिर से ऐसे करूँगा, फिर से ऐसे करूँगा, पैसा बना रहा हूँ। तो वो लोगों को मैं बात बता दूँ, आप एक ऐसा मौका छोड़ रहे हो, क्योंकि 22 के बाद 24 हुआ, 24 के बाद फिर से 22 हुआ, फिर 24 हुआ, 2-3 बार तो आपने 1000, 2,000 रुपये कमा लिए। जब ये 22 से 24 हो गए, 26 जाएगा ना, तब आपको दूसरी बार ये 22 पे मिलेगा नहीं, आपको लगेगा आएगा 22 पे, वेट करेंगे, आएगा नहीं, आपके हाथ से गया। तो अगर आपने ऐसे करके भी पैसा कमाना है तो आप अलग से डीमेट अकाउंट रखिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए। वहाँ पे जो भी आपका अकाउंट है उसको तो खोलना ही बंद कर दीजिए, वहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक रख लीजिए, 2, 3, 4 जो भी आपने रखने हैं। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि अकेला IRFC रखिए, आप HDFC बैंक रख सकते हो, जो भी बढ़िया स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको बढ़िया लग रहे हैं। निफ्टी 50 के, अगर आप निफ्टी 50 के नहीं चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें निफ्टी 50 के नहीं है स्टॉक, बाकी है लॉन्ग टर्म के, वो रख लीजिए। रख कर उसको कभी कभी देखना कि हाँ भाई हमारा तो ये टारगेट है। अगर आप रोज़ का रोज़ ऐसे रिफ्रेश, रोज़ का रोज़ क्या, लोग तो 1-1 सेकंड के बाद देखते कि बड़ा, ऐसे नहीं होता मार्केट में। अगर आपने पैसा बनाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और मैं श्योर तो हूँ ही, इसमें आपको बोनस भी मिलेंगे, डिविडेंड भी मिलेंगे, स्प्लिट वगैरह सारा कुछ मिलेगा, बट वो 3 महीने बाद ही मिल जाएगा ऐसा तो कहीं है नहीं। 35 साल से कंपनी काम कर रही है और 3 महीने हुए इसको लिस्टिंग हुए। इसके बाद आगे जो कॉर्पोरेटिव एक्शन लेते हैं वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेंगे। अभी के लिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हमें अभी ही डिविडेंड चाहिए, अभी ही बोनस चाहिए। जो भी होगा वो अच्छी डिसीजन ही लेती हैं PSU कंपनियां, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और हाँ, अगर इनकी प्राइवेटेशन की बात चले, जब भी PSU कंपनी की, IRFC की तो चलो कुछ ऐसी बात है ही नहीं, तो ये इतना भागते हैं। जैसे कि बेल को देख लीजिए, 20 रुपये का शेयर था, अभी भाई वो 80 रुपये के आसपास से वापस आया है। क्यों आया? क्योंकि प्राइवेटेशन की बातें चल रही है। जब सरकारी कंपनी होगी तभी तो प्राइवेटेशन की बातें होंगी ना। ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के चलिए, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे IRFC में। और अगर आपने 20-25 साल का कहीं उन्हें रखा हुआ पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे पता है हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, तो भाई मैं उन सभी को कहता हूँ कि आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, तभी कमाओगे अगर आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको IRFC के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लंबी अवधि के प्लेयर हो, इसमें बने रहिए, हम आपके लिए कवरेज करते रहेंगे। इसमें जब भी कोई बढ़िया एक्शंस आएंगे इस स्टॉक के रिगार्डिंग और न्यूज़ आएंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि जब जो भी हम आपको स्विंग ट्रेड के ऑप्शन देते हैं, मौके देते हैं, वो भी आप देख सको। क्योंकि मैंने आज पहले भी एक स्विंग ट्रेड के लिए आपको एक मौका डाला है। और दोस्तों, लाइक करने से हमें और बढ़िया वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती है। तो जय हिंद गाइज।